आज हमारा जो होम्योस्टैसिस का चैप्टर है, इसका चैप्टर नंबर 11, उसका लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जो किडनी है ये हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक वाइटल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगी उसके एडजस्टमेंट में भी हमारे पास ये फंक्शन कर रहे होते हैं। तो अगर ये किडनी जो है ये अपना फंक्शन पार्शल या कंप्लीट लूज कर बैठेगा तो उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी से प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाएंगे या बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमारी बाकी जो बॉडी है उसको भी इफेक्ट करते हैं और बैडली इफेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से जो भी हमारे पास किडनीज के अंदर प्रॉब्लम आता है उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जो किडनी के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे उसमें दो डिसऑर्डर्स हैं, एक किडनी स्टोन का और दूसरा रीनल फेलियर। रीनल जो है ये लफ्ज़ किडनी से रिलेट करता है, तो इस लिहाज से किडनी फेलियर भी कहा जा सकता है, रीनल फेलियर भी कहा जा सकता है। सबसे पहले हम किडनी स्टोन के हवाले से जिक्र करेंगे। किडनी स्टोन जो है ये बेसिकली हमारे पास जो रूटीन में हमारे जो डाइट है उसकी वजह से और जो मेल न्यूट्रिशन, अगर हम कुछ चीज़ें सही नहीं खा रहे या कम खा रहे हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। इनमें खास तौर पे जो सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सॉलिड क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? ये बेसिकली हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स या जिस तरह से हमने जिक्र किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जो प्लांट्स हैं वो समटाइम्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को हार्मलेस जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट करके क्रिस्टाइन फॉर्म के अंदर अपने लीव्स या फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उसमें हमने टमाटो और स्पिनच लीव्स जो पालक के पत्ते होते हैं उसके हवाले से जिक्र किया था। तो अगर ऐसे किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी के अंदर कंजप्शन हो रही होगी और वो ज़्यादा अमाउंट में हो रही होगी तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट वहाँ से आएगा। कैल्शियम हमारी बॉडी में भी होता है, उसके अलावा अमोनियम ये हमारी बॉडी में बनता है। कैल्शियम और अमोनियम के फॉस्फेट्स जो होते हैं ये भी, और इसके अलावा यूरिक एसिड जो हमारे पास यूरिया साइकिल लिवर के अंदर रन होता है और उसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है और अमोनिया देन फिर लेस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये यूरिक एसिड भी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, यानी कि अगर हम प्रोटीन कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ये बेसिकली होता क्या है कि जब ये हमारे पास ज़्यादा इस तरह के कंपाउंड्स आएंगे, क्रिस्टलाइन किस्म के जो कंपाउंड्स हैं ये बॉडी में कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये उससे ज़्यादा होंगे तो उसके बाद ये होगा कि जब किडनी में जाके फिल्टर होंगे तो वहाँ पर ये सेडिमेंट्स बना लेंगे और सेडिमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हार्ड हो जाती हैं और हार्ड होकर वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन कर लेती हैं। इन स्टोन्स का जो साइज़ है ये फ्यू मिलीमीटर्स वगैरह में से लेकर कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकता है। ये डिफरेंट साइज़ के स्टोन्स दिखाए गए हैं। अक्सर जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं वो छोटे साइज़ के ही आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होते हैं, तो छोटे साइज़ के होते हैं। ये अक्सर जो है ये पास कर देते हैं यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और अगर ये ज़्यादा छोटे हों तो ये समटाइम्स बॉडी में से पानी की ज़्यादा मिकदार लेने से निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर ये उस तरह से नहीं निकलेंगे तो और डेपोजिशन होगी और ये साइज़ जो है छोटे साइज़ से बड़े साइज़ के बनते जाएंगे स्टोन्स जो हैं, और फिर ये पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज कर सकते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक में और उससे यूरिन जो है वो पास नहीं हो पाएगा। जो हमारे पास किडनी स्टोन की काजेज हैं उसको देखा जाए तो हमारे पास एज हो सकती है। एज हमारे पास बढ़ने से हमारे जो न्यूट्रिशन है वो भी चेंज होती है, लेकिन अगर हम अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर ना रखें एज के साथ साथ, जो न्यूट्रिएंट्स की मिकदार है उसको प्रॉपर ना लिया जाए या कुछ न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लिया जा रहा हो, तो उस लिहाज से हमारे पास किडनी स्टोन के इश्यूज आते हैं। क्योंकि एज के साथ साथ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपने जो फंक्शनिंग है उसकी भी एबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये एबिलिटीज़ कम होती चली जाती हैं एज के साथ साथ। डाइट जो है उसमें अगर ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा हो, सॉल्ट्स की कंजप्शन ज़्यादा हो, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है ये भी ज़्यादा हो, या विटामिन डी जो है ये भी ज़्यादा हो। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को डिपॉजिट करने में, जो बोन्स में डिपोजिशन होती है उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये अगर हमारे पास मटेरियल ज़्यादा डाइट में यूज़ होंगे तो इनकी वजह से भी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन अगर आ जाएँ तो ये चीज़ भी हमारे पास स्टोन्स फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर लेस इनटेक ऑफ वाटर हो, वाटर की कमी की वजह से जो यूरिन बनेगा वो हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक में ये कंडीशन होगी कि वाटर की मिकदार जो है वो कम होगी, लेकिन जो उसके अंदर डिजॉल्व जो मिनरल सॉल्ट्स यूरिया वगैरह हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो इसकी वजह से भी सेडिमेंट्स बन सकती हैं गाढ़े उसके कंपोजिशन की वजह से, उसकी वजह से वहाँ पर फिर स्टोन बन सकते हैं। इसी तरह से अल्कोहल कंजप्शन है, अल्कोहल जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे
लिवर को, और उसके बाद क्योंकि ब्लड में शामिल होती है तो बाकी फिर ऑर्गन्स को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। तो अल्कोहल जो है इसकी कंजप्शन भी किडनी स्टोन का एक काज बन सकती है। इसके अलावा ये किडनी जो रीनल फेलियर है उसके अंदर भी अल्कोहल का एक बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए अल्कोहल जो है वो अच्छा कंज्यूम करना अच्छा नहीं है। इसकी जो सिम्टम्स जो अलामत हमें नजर आती हैं किडनी स्टोन की, उसमें स्वेयर पेन होती है किडनीज की तरफ को, यानी कि किडनीज की लोकेशन जो हमने स्टडी की थी वो लोअर बैक में, एब्डोमेन में लोअर बैक साइड पे आपके बनती है, आपके बिल्कुल डायफ्राम के नीचे की तरफ को ये पोर्शन बनता है। तो यहाँ पर आपके एक स्वेयर पेन उठती है, और इस पेन की वजह से एक जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी तरफ को भी एक रिस्पॉन्स जाता है, और ये एंटी पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा वॉमिटिंग का। इसके साथ साथ हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है वो ब्लॉकेज वाला की वजह से होता है, जो यूरिनरी ट्रैक में होगी उसकी वजह से ये होगा कि जो हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है बॉडी में। यूरिनेशन जो होगी उस दौरान में उसमें फाउल स्मेलिंग आती है। ये फाउल स्मेल क्यों होती है? ये ड्यू टू द ब्लड या पस सेल्स या दोनों के होने की वजह से होती है। ये ब्लड या पस सेल्स आते कहाँ से हैं? पस सेल्स बेसिकली डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये जब स्टोन की मूवमेंट होती है किसी भी वक्त में, तो वहाँ पर जो मौजूद ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज वगैरह, उनको ये रप्चर कर देती हैं, और उनकी रप्चर होने से यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, और पस वाइट से हमारे पास अपीयरेंस आती है बीच में, ज़रा डार्क वाइट से कलर की हमारे पास अपीयरेंस आती है यूरिन के अंदर, और इन्हीं की वजह से हमारे पास फाउल स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है यूरिन के अंदर। जो ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का, इसमें 3 चीजें शामिल होंगी। एक तो ये कि हमारे पास अगर छोटा स्टोन का साइज है, फ्यू मिलीमीटर तक का साइज है, तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर है अगर वो ज्यादा मिकदार में पिया जाए, तो अबाउट 90% केसेस के अंदर ये देखने में आता है कि ये बॉडी से पास कर जाते हैं यूरिन के थ्रू ही, ये आहिस्ता आहिस्ता घुल जाते हैं पानी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से निकल जाते हैं। थोड़ी बहुत उसमें मेडिकेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये 90% केसेस के अंदर जब स्टार्ट में ही हमें पता लग जाता है उस वक्त ही इनको रिमूव किया जा सकता है। दूसरा जो हमारे पास अगले जो दो हमारे पास इसके मेथड्स हैं इसको रिमूव करने के किडनी स्टोन को, ये लार्ज साइज के स्टोन्स होंगे, इनको सर्जिकल रिमूव किया जाता है। सर्जिकली रिमूवल में ये होगा कि बॉडी को कट दिया जाता है, उसके बाद किडनी जो है इनको कट दे के इसको लोकेट किया जाता है कि हमारे पास स्टोन कहाँ पर, देन बॉडी को ओपन करके इसमें किडनी को ओपन किया जाता है और उसमें स्टोन को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा जो है लिथोट्रिप्सी। लिथो जो लफ्ज है ये बेसिकली स्टोन से लिया गया है, रॉक्स वगैरह से। ये आपके पास आपने सोशल स्टडीज वगैरह में या केमिस्ट्री में भी आपने इसको डिस्कस किया होगा लिथोस्फीयर के हवाले से। लिथोस्फीयर हमारे पास ये जो अर्थ है उसका वो सरफेस बनती है जहां पर हमारे पास रॉक्स वगैरह आ जाती हैं, तो उस एरिया को लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोट्रिप्सी बेसिकली इन्हीं स्टोन्स को तोड़ने का नॉन सर्जिकल मेथड है। इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स भी यूज हो सकती हैं, और आजकल जो हमारे पास मॉडर्न यूज हो रही है उसमें लेजर वेव्स को यूज किया जाता है। लेजर जो है ये इनको यूज करके इन स्टोन्स को तोड़ दिया जाता है सैंड लाइक पार्टिकल्स के अंदर, और ये सैंड लाइक पार्टिकल्स देन यूरिन के साथ पास कर जाते हैं बॉडी से बाहर को। यहाँ पर ये जो मेथड दिखाया गया ये सर्जिकल मेथड है, जिसमें हमारे पास बॉडी को कट दे के उसके बाद किडनी को कट दिया जाता है, और इनसाइड जो हमारे पास स्टोन होता है उसको बाहर पुल कर लिया जाता है। यहाँ पर जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है पूरी एक मशीनरी का सेटअप है, यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स दी जा रही हैं। ये नॉन सर्जिकल मेथड है, और ये ज़्यादा अच्छा रहता है इस लिहाज से क्योंकि इसमें बॉडी को ओपन नहीं करना पड़ता, बल्कि स्टोन को बॉडी के इनसाइड ही वहीं पर तोड़ दिया जाता है सैंड लाइक पार्टिकल्स में, और देन फिर पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने की हिदायत की जाती है ताकि जो हमारे पास स्टोन है जो टूट चुका होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, ना कि ये हो कि वो दोबारा से वहाँ पर इकट्ठा होकर दोबारा स्टोन बना दे। तो इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास अब कुछ वीडियोस हैं जो हम डिस्कस करेंगे भी, जो अभी डिस्कशन की है किडनी स्टोन के रिमूवल के हवाले से सर्जिकल मेथड की, उसमें पूरी सर्जरी का एक छोटा सा क्लिप है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो लिथोट्रिप्सी का मेथड है उसका एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो आपके पास यहाँ पे दिखाई जाएगी।
ये हमारे पास लिथोट्रिप्सी का जो है वो एनिमेटेड एक वीडियो है। इसमें किडनी में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो स्टोन है वो किस तरफ को है। स्टोन को व्यू कर लेने के बाद थ्रू अल्ट्रावायलेट रेजेस, जिसको ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर लेजर जो है वो डाल के इसको सैंड लाइक पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक में से होता हुआ यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे पास रीनल फेलियर का डिस्कस हो रहा था, हम इस पे जाते हैं। ये बेसिकली रीनल फेलियर क्या होता है, इसमें कंप्लीट या पार्शियल जो है किडनी अपना फंक्शन जो है वो लूज कर देता है। इसको हम रीनल फेलियर के नाम से जानते हैं। इसकी काजेज में डायबिटीज मेलाइटस शामिल है। डायबिटीज मेलाइटस को देखा जाए तो ये है जिसको हम हरूफ आम में शुगर का नाम देते हैं। इसमें जो बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है, ये प्रोटीन्स के साथ एक कॉन्जुगेट बना लेता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाती हैं और प्रोटीन्स अपना फंक्शन छोड़ देती हैं। जब प्रोटीन्स जो हैं बॉडी की ये फंक्शन छोड़ना शुरू कर देंगी तो ये फंक्शनल प्रोटीन्स जो हैं लाइक एंजाइम्स वगैरह ये काम नहीं कर पाएंगे, तो सेल्स जो हैं ये ऐसा ऐसा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स की लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है क्योंकि वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, जिसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम किडनी में होगा तो किडनी के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से फिर पार्शल या कंप्लीट, अगर बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ जाएगी तो फिर कंप्लीट रीनल फेलियर हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हार्मोनल सिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं लाइक सॉल्ट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, उनकी अमाउंट में कुछ चेंजिंग आती है। कहीं से लाइक बोन्स में से निकल के ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड में से निकल के बोन्स में, मसल्स वगैरह में वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हार्मोनल चेंज जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से आया हुआ, ये भी रीनल फेलियर का एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई टू द किडनी, ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं ये किसी भी वजह से कंस्ट्रिक्ट कर जाएं ड्यू टू द डायबिटीज, या फिर हमारे पास इसके अंदर प्लैक सब जमा हो जाता है। प्लैक की वजह से, प्लैक में जिसमें हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का पढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में ये होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये नैरो हो जाती हैं और ब्लड जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता ऑर्गन्स को। तो इस लिहाज से अगर किडनी को जाने वाला ब्लड जो है उसमें कहीं पर भी डिस्टर्बेंस आती है तो किडनी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मेडिसिन हैं उनका मिस यूज, लाइक सेल्फ मेडिकेशन हो सकती है या ओवरडोज ली जाए। सेल्फ मेडिकेशन में आप किसी भी सिम्टम्स को देख के, कुछ अलामत देख के आप अपने तौर पे ही जज करके कोई मेडिसिन यूज करना शुरू कर दें, ये एक गलत तरीकाकार है। इसके अलावा ये चीज़ भी कि कोई मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब्ड हो फिजिशियन की तरफ से, उसको भी हम ओवरडोज में लेके ये समझें कि इसकी वजह से हमें ज़्यादा जल्दी फर्क पड़ जाएगा, तो ये गलत मेथड है। हर एक मेडिसिन का लेने का एक तरीका होता है और उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसकी डोजेज होती है, उसके मुताबिक ही उसको फिजिशियन की जो उसका मशवरा होता है उसके थ्रू ही इसको यूज़ करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन और ओवरडोज से अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये भी हमारे पास फिल्टर होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं ये भी ब्लड में शामिल होती हैं और लिवर में चेक होने के बाद ये किडनी में से फिल्टर होंगी तो किडनी के सेल्स को इफेक्ट कर सकती हैं और बैडली इफेक्ट कर सकती हैं अगर रॉन्ग मेडिसिन गलत अंदाज में ली जा रही होंगी। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें सिम्टम्स देखे जा सकते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो टेस्ट है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर ज़्यादा आएंगे। इसके फिर साथ साथ पेन की भी सेंसेशंस आती हैं और ये पेन सेंसेशंस जो हैं वही जिस तरह से हमने अभी इसमें डिस्कस किया था किडनी स्टोन के अंदर, वहाँ पर भी जिस तरह से वॉमिटिंग का, नोजिया का प्रॉब्लम आता है वैसे यहाँ पर भी होगा। वेट लॉस, वेट लॉस इस तरह से कि हमारे पास जब एक प्रॉपर इनटेक नहीं होता, वॉमिटिंग की वजह से कि कुछ भी खाया जाए वो ऐसे ही लगता है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, तो इस वजह से इनटेक ना होने की वजह से वेट लॉस शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, सारी एनर्जी जो है वो किडनी की तरफ को जा रही होती हैं, तो इस लिहाज से हमारे पास जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होती है, तो वेट लॉस शुरू हो जाता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और ब्लड साथ में आता है। ये हमारे पास तब होता है कि जब हमारे पास किडनी फेलियर होता है, तो उसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ज़रूर इकट्ठा होता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर होता है, वहाँ से हमारे पास जो ब्लड होगा वो फिल्टर, उसमें से फिल्ट्रेट बाहर निकल जाएगा जिसमें हमारे पास वाटर मैक्सिमम अमाउंट में, और उसके साथ जो भी कंपाउंड्स वगैरह होंगे वो सारे रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे सही तरीके से, लेकिन वो फिल्टर आउट होके यूरिन में चले जाएंगे। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार यूरिन आएगा और साथ में समटाइम्स ब्लड भी आना शुरू हो जाता है।
इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। एडिमा मीन्स हमारी बॉडी के अंदर वाटरी कंटेंट उस तरह से ज़्यादा कुछ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। स्वेलिंग होगी लेग्स के अंदर, खासतौर पर जो देखी जा सकती है। इसके अलावा पाँव और फेस इसके ऊपर, और ब्रेथ जो है वो भी छोटा हो जाता है। इसकी वजह से हाइपोक्सिया जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का कम हो सकता है। तो ये भी हमारे पास बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बाकी ऑर्गन्स भी इसकी वजह से फिर इफेक्ट होंगे। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मेथड्स में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के मेथड्स हम यहाँ पर देखते हैं। डायलिसिस जो है वो एक आर्टिफिशियल मेथड है। डायलिसिस के अंदर हमारे पास बॉडी में से ब्लड को निकाल के या बॉडी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ऐड करके जो ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करवाया जाता है। ये मशीन के ऊपर किया जाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें दो आगे हमारे पास प्रोसेस आते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और दूसरा जो है वो हीमोडायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर बेसिकली पेरिटोनियम कैविटी जो है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है, आपकी चेस्ट कैविटी के नीचे जहां पर आपका स्टमक वगैरह, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह और जो आपके किडनीज हैं, लिवर है, ये सारे पड़े हुए हैं, ये आपका जो पेट का हिस्सा बनता है उसको पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियल कैविटी भी कहा जाता है और एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है। तो एब्डोमेन के अंदर बेसिकली यहाँ पर कोई इस तरह से यहाँ पर पाइप्स दिए जाते हैं, कैथेटर्स लगा दिए जाते हैं और उसके थ्रू पाइप में कनेक्ट किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड को। डायलिसिस फ्लूइड जो है वो आपके इसमें पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फिल किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी में जो हमारे पास लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफ्यूज कर देंगे इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में फिल किया जाता है। इसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद इस डायलाइजिंग फ्लूइड को बॉडी से बाहर ड्रेन आउट कर दिया जाता है और इस तरह से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं और डायलाइजिंग फ्लूइड बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। ये मेथड जो है पेरिटोनियल डायलिसिस का, ये डेली बेसिस पे करना पड़ता है और डेली बेसिस पे इस तरह से कि इसको घर में भी किया जा सकता है क्योंकि इसका ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। इसमें सिर्फ डायलाइजिंग फ्लूइड चाहिए होता है और इसकी बॉडी में इसको डालने और उसको निकालने के लिए जो टाइमर होता है वो उसकी सेट मशीन्स होती हैं जो उसके मुताबिक इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये घरों में किया जा सकता है, इसके लिए हॉस्पिटल्स में जाना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा जो मेथड है हीमोडायलिसिस, उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसका मेथड दिखाया गया। आपके पास जो सोल्यूशन बैग होता है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड सोल्यूशन होता है, उसका बैग जो है ये कनेक्ट किया जाता है थ्रू कैथेटर, जो कि आपके पास एक ओपनिंग के थ्रू अंदर को ऐड किया जा रहा होता है आपकी जो ये एब्डोमिनल कैविटी है। इसमें एब्डोमिनल कैविटी में इसको फिल किया जाता है, जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी उसमें से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। देन इसको बाहर की तरफ सेक कर दिया जाता है और कैथेटर के ही थ्रू ये ड्रेनिंग बैग के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो ये पिक्चर है वो दिखाई गई है, इसी कैथेटर को ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये यहाँ पर कैथेटर लगा हुआ है और ये यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर दो पाइप लाइन्स आ रही हैं। एक पाइप जो है वो इस मशीन के थ्रू कनेक्टेड है जिसके थ्रू डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो बॉडी में जाता है और दूसरा जो है वो पाइप नीचे की तरफ को जो ड्रेनेज बैग है उसकी तरफ को होता है, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो फिल किया जाएगा, देन उसको वेस्ट किया जाएगा ड्रेनेज बैग के अंदर। हीमोडायलिसिस जो है ये हमारे पास पूरा एक अपरेटस होता है जिसको डायलाइजर का नाम दिया जाता है। एक मशीन पूरी की पूरी होती है, इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब जो है वो ब्लड को लेके जाती है, आपकी बॉडी में से किसी भी वेन वगैरह में से ब्लड को लिया जाता है और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये खास तौर पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनाई जाती हैं, लाइक सेलोफेन जिस तरह से हो, इस तरह की ट्यूब्स डेवलप की जाती हैं। इसका खास तौर पर फायदा ये होता है कि ये ब्लड को लेकर जाएंगे ट्यूब्स इनटू द डायलाइजर। डायलाइजर के अंदर जो टैंक होता है उसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड फिल्ड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर से ये ट्यूब्स जब पास करेंगी तो उसमें जो ब्लड है इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ट्यूब्स के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर डिफ्यूज कर देंगे इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड। देन ये ट्यूब्स आगे मशीन में से बाहर निकलती हैं और उसके बाद फिर बॉडी में वापस को ब्लड पोर कर दिया जाता है, जो साफ ब्लड होता है वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है जो हीमोडायलिसिस का, ये हर एक जो है वो वीक में 3 से 4 दिन के वक्त से करवाना पड़ता है और इसको कम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसलिए इसको डायलिसिस सेंटर होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनमें ही करवाया जा सकता है, ये घर में मुमकिन नहीं होता। ये डायलिसिस मशीन है, यहाँ पर अगर आप देखें
तो ये ब्लड जो है, ये जो पर्पल सी लाइंस हैं, अगर आप इसको ट्रैक करें तो ये ब्लड को निकाला जा रहा है बॉडी में से, ये इसमें से होके पूरी मशीन में से गुजर के देन डायलाइजर में जाती हैं। डायलाइजर ये एक छोटा सा हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये भी ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होता है जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसको साथ साथ चेंज किया जा रहा होता है। और इसके बाद यहाँ से ब्लड जो है वो दूसरी ट्यूब में से होकर अगेन मशीन में से गुजरता है और उसके बाद फिर आगे हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। ये एक्चुअल में जो पिक्चर है डायलाइजिंग मशीन की, डायलाइजर की, वो दिखाई गई है। ये पेशेंट साथ में उसमें ब्लड का एक जगह से निकाला जा रहा होता है, फिर दूसरी जगह पे दूसरी किसी वेसल में ब्लड को पोर कर दिया जाता है। किडनी फेलियर के अंदर सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का होता है। किडनी ट्रांसप्लांट में जो है वो ये कि जब किडनी फेलियर को देखा जा रहा हो तो इसमें जो पेशेंट का डैमेज किडनी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ हेल्दी डोनर्स किडनी। डोनर से किडनी लिया जाएगा हेल्दी, और वो पेशेंट के किडनी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि पेशेंट का किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा। इसमें जो डोनर है वो डिसीज डोनर भी हो सकता है, जो अपने वफात से पहले जो अपना ऑर्गन है वो डोनेट कर दे, या फिर हमारे पास लिविंग हो सकता है जो अपनी लाइफ में ही वो डोनेट कर दे। हमारे पास 2 किडनीज होते हैं और लाइफ जो है वो एक किडनी के ऊपर गुजारी जा सकती है। इसमें किया यह जाएगा कि जो डोनर है उसको प्रेफर किया जाता है कि वो क्लोज रिलेटिव्स में से हो, क्योंकि उसके टिश्यूज जो हैं उसकी और जो ब्लड की जो टाइप है वो ज़्यादा इजीली मिल जाती है, आपस में मैच हो जाती है पेशेंट से। तो इस लिहाज से ज़्यादा प्रेफरेंस ये होती है क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उसमें से ये किडनी जो है वो लिया जाए। अगर ऐसे केसेस ना हो, हमारे पास कोई क्लोज रिलेटिव्स उस वक्त ना मिले, तो किसी भी पर्सन से आफ्टर टेस्ट जो है ब्लड टाइप को और टिश्यू को मैच करने के बाद किडनी जो है वो किसी भी पर्सन से लिया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिलेटिव है या नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन से पहले ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और टिश्यू के जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे पास किडनी जो डोनेट किए जाना है उसके टिश्यूज के जो प्रोटीन्स हैं उनको भी मैच किया जाता है विद द पेशेंट कि ये आपस में रिजेम्बलेंस रखते हैं या नहीं। अगर रिजेम्बलेंस नहीं रखेंगे तो किडनी अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो उसमें टिश्यू रिजेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। टिश्यू रिजेक्शन ये कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आने वाले न्यू टिश्यूज को रिजेक्ट कर देता है और एक्सेप्ट नहीं करता, और जो नया आने वाला जो ऑर्गन है वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो भी फेलियर में चला जाएगा। तो इस लिहाज से ये टेस्ट करना पहले ज़रूरी होता है। इन टेस्टों के बाद जो हमारे पास डोनर का किडनी होता है ये बॉडी से निकाल के जो पेशेंट का की बॉडी है उसमें उसके सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से अटैच कर दिया जाता है और वहाँ पर उसको फंक्शनल कर दिया जाता है। एक डोनेटेड किडनी जो है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 15 ईयर्स देखा जा सकता है। ये इससे बढ़ भी सकता है अगर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपनी डाइट में, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, तो ये जो हमारे पास 10 to 15 ईयर्स हैं ये इससे भी ज़्यादा लाइफ गुजार सकता है। जो किडनी है अगर अपने एक खास टाइम पीरियड के बाद ये अपना फंक्शन छोड़ना शुरू कर दे और छोड़ दे, तब पेशेंट जो है उसको एक सेकंड ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाया जाता है और सेकंड ट्रांसप्लांट में एक नया किडनी एक दूसरे डोनर से किसी से लेके उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन की वजह से समटाइम्स हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें टिश्यू रिजेक्शन का प्रॉब्लम है। टिश्यू रिजेक्शन में यही जो पहले भी डिस्कस हुआ है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये आने वाले टिश्यू को रिजेक्ट कर देता है। इससे बचने के लिए पेशेंट्स को अक्सर जो इस तरह के ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं जिससे हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इस वजह से इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म किया होता है। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, और अगर ये प्रिकॉशंस नहीं करेंगे तो इस तरह के पेशेंट्स को इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रखनी पड़ती है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर हमारे पास सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन में इम्बैलेंस होगा तो ये हमारे पास बोन के प्रॉब्लम्स को और अल्सर के प्रॉब्लम को, अल्सर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं उनको अल्सर कहा जाता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में किया जाता है कि जो हमारे पास किडनीज जो खराब हो चुके हैं उनको या तो यहीं से रिमूव करके नया किडनी उस जगह पे कनेक्ट कर दिया जाता है, या फिर किसी भी उस एरिया के अंदर जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक है उसके किसी भी एरिया के अंदर मुनासिब जगह पे जो नया किडनी है उसको ग्राफ्ट इस तरह से किया जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी वहाँ पर निकाली जाती हैं, शंट डाले जाते हैं, और जो यूरेटर है वो यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो ये हमारे पास प्रोसेस किए जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के, और ये ज़्यादा बेहतर हैं
वजह ये कि हर एक पेशेंट जो है बार बार वीक में 3 से 4 दफ़ा या 3 से 7 दिन के बाद अपना जो डायलिसिस है हीमोडायलिसिस वो करवाया गया, पेरिटोनियल डायलिसिस रोज़ करवाना पड़े जो कि घंटों के हिसाब से होता है। तो इस लिहाज से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीकाकार किडनी ट्रांसप्लांट का होता है।